अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी आपका अपना प्रोग्राम जहाँ पर हम सेहत के बारे में बात करते हैं, हेल्थ एजुकेशन के बारे में, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वाहिद हल बीमारियों से बचने का, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का, हेल्दी लाइफ गुजारने का यही है कि हमें जानकारी हो, इन्फॉर्मेशन हो, पता हो कि कौन सी बीमारी की क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किस वजह से कौन सी बीमारी होती है, कैसे बचा जा सकता है। ये जितना आम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी उतनी ही जो है एक हेल्दी लाइफ, एक क्वालिटी लाइफ को ऊपर ले जाया जा सकता है। आज भी हम बड़े एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। लेड पॉइजनिंग पे हम लोग बात करेंगे। मेटल है जो हम मुख्तलिफ तरीक़ों के से हमारे बॉडी के अंदर जाता है, वो पानी में भी हो सकता है, हम कुछ बर्तनों पे भी जो है वो लेड की कोटिंग की जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे बदन में जाती रहती है। अब लेड का क्या नुकसान है, पिछले दिनों जो है लेड पॉइजनिंग वीक भी पाकिस्तान में मनाया गया है। इसी सिलसिले में उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा इस मौजू पर डिस्कशन की जाए, और उसके साथ साथ हम लोग जनरली बात भी करेंगे कि जो मुख्तलिफ नमकियात होते हैं जो हम बाहर से हमें लेने होते हैं मल्टीवाइटामिन की शक्ल में, या मुख्तलिफ और सोर्स ऑफ फूड्स हैं उनके ज़रिए हमारे बॉडी में जाते हैं, उनका कितना रेशो होना चाहिए, उनका क्या फ़वाइद क्या हैं, उनके नुकसानात क्या हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमारी आज डिस्कशन होगी। डॉक्टर आसिफ तौसीफ़ हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे लेड पॉइजनिंग के सिलसिले में। आपको कोई सवाल होगा कॉल करें 05123212200, आप स्क्रीन पे भी देख लेंगे। और उसके अलावा अगर आपने कॉल नहीं करनी, आप व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं तो टाइप शुदा मैसेज अपना भेजें 0333191027 पर। ये तो हमारे नंबर्स हैं जिन पे आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इससे अलावा बताते चलूँ कि सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आप जान सकेंगे कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पे गुफ्तगू करनी है, बात करनी है। और ये भी बताते चलूँ कि अगर आप टीवी पे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर टीवी पे नहीं देख पा रहे तो हमारी आप वेबसाइट पर भी जाके लाइव स्ट्रीमिंग को क्लिक करें और वहाँ पर सच न्यूज़ को आप लाइव मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, हमारा प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मंगल से जुमेरात 3 दिन हम लोग सच न्यूज़ पे 4 बजे आप लोगों की खिदमत में लाइव हाज़िर होते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ और मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल के साथ, ताकि जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स को जो हेल्थ से, बीमारियों से जुड़े हुए हैं उन पर बात की जा सके। चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलामत करता हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, लेड पॉइजनिंग बड़ा मुख्तलिफ सा टॉपिक लेके आए हैं आप इस पर, क्या है लेड? बेसिकली आपको पता है कि लेड एक मेटल है और जो इंसानी तारीख़ में जो मेटल्स इंट्रोड्यूस हुए उसमें जो फर्स्ट 2 मेटल्स हैं, एक आयरन है और दूसरा लेड है। सही है। लेड को इसलिए इंसानों ने इस्तेमाल किया कि ये सॉफ्ट मेटल है, अच्छा, आसानी से मोड़ा तोड़ा जा सकता है। ठीक है। तो इवन ये कि इसके जो लेड के पॉइजनिंग के असरात हैं, कि अगर हम हिस्ट्री देखें तो बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, भी जो फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी के अंदर भी आपको ग्रीक उसमें पता चलता है कि उन्होंने देखा कि जो लोग लेड का काम करते थे, टाइपराइटर और ये चीज़ें करते थे, ठीक है, उनको जो है वो पेट में दर्द और ऐसी चीज़ें होती थी, या उनका IQ कम होता था। अच्छा। हाँ, इसी तरह 20th सेंचुरी में देखा गया कि जो पॉटरी वर्कर्स हैं, जो बर्तन बनाते हैं मट्टी वगैरह के, हाँ, जो नहीं उसमें लेड यूज़ होता है ना। अब जैसे भी आपने पहले कहा कि ये बर्तनों की लाइनिंग जो की जाती है, ग्लेजिंग की जाती है, उसमें यूज़ होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये देखा गया उस पॉटरी में जो औरतें काम कर रही थी उनमें अबॉर्शंस का रेट और इनफर्टिलिटी का रेट बहुत ज़्यादा था। ओहो। इवन ये कि जो मर्द काम कर रहे थे तो उनके यहाँ भी जो है इनफर्टिलिटी का और अबॉर्शंस का रेट ज़्यादा था। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये उस वक्त 20th सेंचुरी में और 17th सेंचुरी में भी ये चीज़ें पता चल रही थी। ठीक है। तो अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि तकरीबन 1,43,000 डेथ्स होती हैं लेड पॉइजनिंग की वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और फिर ये है कि जैसे और मेटल्स हैं, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, ये सारे मेटल्स हैं, इन सब का कोई पॉजिटिव रोल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अच्छा। लेकिन इस मेटल का कोई पॉजिटिव रोल नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है। और इसका कोई टॉक्सिक लेवल नहीं है। अच्छा। मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि जी इतना हो तो ठीक है ना। सही। आम पॉपुलेशन में, नॉर्मल पीपल के अंदर जितना भी हो वो बुरा है, नुकसानदेह, और उसका बहुत ज़्यादा उसकी पॉइजनिंग होती है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। अच्छा डॉक्टर साहब, जनरली थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मेटल्स लेड के अलावा भी बहुत से हैं। मसलन हम कहेंगे जी आयरन है,
या और भी जो भी चीज़ें हमारी जो इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बदन में जा रही हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी के अंदर जितने मेटल्स हैं ना, ठीक है, जितने नमकियात हैं वो सारे इंसान के जिस्म में भी मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन जो मसलन इस तरह की जो आर्टिफिशियल धातें हैं, मेटल्स हैं, तो इससे तो और भी बहुत सी चीज़ें गिनवाई जा सकती हैं, कहा जा सकता है मसला और भी चीज़ें हैं, या वो लेड की तरह ख़तरनाक नहीं है इस वजह से हम उनको कंसीडर नहीं करते। देखिए, जो भी चीज़ें हैं जी जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर शामिल है, ठीक है ना, वो ह्यूमन बॉडी के लिए कोई ऐसी नुकसानदेह नहीं है जब तक कि उनका लेवल टॉक्सिक ना हो। हाँ, अब बहुत सारे जो है मेटल्स वो तो ज़रूरी हैं, ठीक है, मतलब कैल्शियम ज़रूरी है, आयरन ज़रूरी है, जिंक ज़रूरी है, ठीक है, ये तो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, बिल्कुल सही। फिर कुछ ट्रेस एलिमेंट सिलीनियम है, दूसरे हैं, ये भी चाहिए होते हैं, ये भी चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लेड है वो किसी भी क्वांटिटी के अंदर हो तो वो आपके आईक्यू को और आपके बहुत सारे सिस्टम को, जैसे भी हम डिस्कस करेंगे, वो इफ़ेक्ट करता है और आपके लिए नुकसानदेह। अच्छा, तो ये लेड डॉक्टर साहब नेचुरली अकर करता है हमारे इन्वायरमेंट में? बिल्कुल। अच्छा, ये डिपेंड, ये सबसे बड़ी बात, ये अर्थ क्रस्ट में है, ठीक है, अर्थ के अंदर, मिट्टी के अंदर लेड है, ठीक है। अब वो लेड कितना है, अब वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है, जारी बात है, इवन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ, ठीक है, सही। इस तरह इस्लामाबाद का इलाका जो है, यहाँ के जो है, यहाँ पे लेड ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे लेड ज़्यादा है, और सिंध में एक दो जगह है जहाँ पे ज़्यादा है, सही। डॉक्टर साहब, लेकिन होता ज़रूर है। ठीक है, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइएगा, कौन बात करें? रहीम बात कर रहा हूँ महावन नगर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आप? डॉक्टर साहब, ये लिफ्ट जहरीले असरात के बारे में उससे क्या कैसे रोकथाम है इसकी? एक मेरा कजन है, उसे ये मसला है। अच्छा, किस तरह बचा जा सकता है? कैसे बचा जा सकता है? लेड पॉइजनिंग से कैसे बचा जा सकता है, ये पूछना चाह रहे हैं आप? जी जी, अच्छा, ये क्या आपने जो कहा आपके दोस्त हैं, क्या अलामतें क्या हैं उनको? मेरा एक दोस्त है, उसका मसला है वो। जी, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें जब कॉल करते हैं, ताकि आपकी आवाज़ सही तरह यहाँ पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया। इस मौजू पर हम लोग पहुँचेंगे, बात करेंगे कि कैसे रोकथाम या बचाव कैसे मुमकिन है। डॉक्टर साहब, सोर्सेज की बात करते हैं, कहाँ से हमारे फूड बात यह है कि एक तो अर्थ क्रस्ट ही है, ठीक है, ठीक है। आपने देखा है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो, उनको पेंट खाने की, उनको पाइका होता है। पाइका क्या होता है? परवर्जन ऑफ टेस्ट होती है। अच्छा, बेसिकली उन बच्चों के साथ मसला ये होता है कि उनको आयरन डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, अब आयरन डेफिशिएंसी जो है, उसकी वजह से जो रूह है ना जी, या आपकी इंस्टिंक्ट है, उसे पता है कि आयरन जो है वो अर्थ के अंदर है। अजब, तो बच्चा मिट्टी खाना शुरू कर देता है नेचुरली, यानी वो जैसे औरतों को जब प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी होती है तो गाची खानी शुरू कर देती है। ओहो, दिस इज कॉल्ड परवर्जन ऑफ टेस्ट, यानी आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए टेस्ट डेवलप कर लेते हैं जिसमें टेस्ट कोई नहीं है। ठीक है, एक जी शऊर आदमी को मिट्टी के अंदर कोई टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे ही, कच्चे चावलों में कोई टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना जी। तो लेकिन क्या है कि वो आपकी जो कंडीशन है उसकी वजह से आपके ब्रेन ने उसके लिए टेस्ट डेवलप कर लिया। अच्छा, अब होता यह है कि जब इनको बच्चियों को आयरन डेफिशिएंसी है तो फिर वो जो भी चीज़ मुंह में लेंगे तो मिट्टी खाएंगे तो मिट्टी के अंदर तो मुख्तलिफ लेड चीज़ें है, तो लेड पॉइजनिंग उनमें इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, फिर ये है कि जो दूसरा सोर्स है वो ये है कि छोटे बच्चे जो हैं, जो अपने ओरल फेज में होते हैं, जब दांत निकल रहे होते हैं, ठीक है, तो हर चीज़ मुंह में डालते हैं, बिल्कुल, तो वो टॉयज जितने होते हैं वो भी मुंह में डालते हैं। ठीक है, अब वो टॉयज अगर पेंटेड है और उस पेंट के अंदर लेड है तो वो लेड उनके अंदर चला जाएगा। अच्छा, और अगर वो टॉयज मिट्टी में ख़राब हुए हुए, उन पर मिट्टी लगी हुई है, तो या उनकी जो चुसनी है वो बार बार गिर रही है, उस पर मिट्टी लग रही है, तो वहाँ से भी आ रहा है, तो वहाँ से भी लेड आ सकता है। अच्छा, फिर ये है कि जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे लेड की चीज़ें बन रही हैं या बैटरीज बन रही हैं या लेड स्मेल्टिंग हो रही है या लेड पाइप्स बन रहे हैं, वहाँ पे जो फ्यूम्स उठ रहे हैं उसकी वजह से एयर में आ रहा है। अच्छा, तो एयर में एयर पोल्यूशन की वजह से आप, फिर ये है कि जो आप फिश है जी, और अगर सी के अंदर लेड ज़्यादा है या किसी और तरह से, तो उनमें फूड्स के अंदर भी आ जाता है। अच्छा, फिर जो कैंस हैं आपके ड्रिंक्स के, वो उससे लेड से सोल्डर हुए हुए, ओहो, तो उनके अंदर भी लेड है। अच्छा, ठीक है, तो आप इंजेक्शन भी कर सकते हैं। फिर अगर आपकी जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसके अंदर भी लेड होता है, ठीक है,
तो फिर ये कि अगर जो इनहेल कर रहे हैं या पेट्रोलियम धुआं इनहेल कर रहे हैं उससे भी, ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं या वो लोग जो हर वक्त रोड पे ख्वांचा लगाया हुआ कुछ कर रहे हैं, फिर ये कि पेट्रोलियम जो डाल रहे हैं और वहीं पे बैठ के खाना खा रहे हैं। आपने देखा पेट्रोल पंप पे वहीं पे खाना खा रहे होते हैं, पता ही नहीं होता ना, हाथ भी नहीं धो रहे होते। जी ठीक है ना। ठीक है। तो बहुत इस तरह से इसके ये सोर्सेज हैं। यानी इसका मतलब हमें ये पकड़ना है किस किस चीज़ में लेड होता फिर ये है। कि वो देखें कि जो ऑटोमोबाइल का काम कर रहे हैं, खास तौर पे जो रेडिएटर्स का काम कर रहे हैं, रेडिएटर में जो आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं वो लेड से कर रहे होते हैं, लेड का टांका लगा रहे होते हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सोल्डर कर रहे होते हैं वो भी लेड से सोल्डर कर रहे होते हैं, उसके जो फ्यूम्स होते हैं वो इनहेल कर रहे होते हैं, वो भी लेड पॉइजनिंग होती है। अच्छा। फिर जो बैटरीज रिसाइकल लोग कर रहे होते हैं, आपने देखा है बैटरीज आप पुरानी देते हैं वो रख लेते हैं, उसमें पैसे भी दे देते हैं। जी। वो क्या करते हैं, उसको खोलते हैं, उसके अंदर से लेड निकालते हैं, लेड नया डालते हैं। अब वो जो लेड को अंदर डील कर रहे हैं उसको तो पॉइजनिंग पॉइजनिंग। मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम छोटा सा वक्फा लेने। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर आसिफ तौसीफ की। डॉक्टर साहब जो हैं बात करें बड़े अहम मौजू की, लेड पॉइजनिंग के बारे में बात करें, और डॉक्टर साहब ने बहुत से सोर्सेज गिनवा दिए जिनके थ्रू लेड जो है डेली रूटीन में हम उसको इंजेस्ट करते हैं, फ्यूम्स की शक्ल में या खाने के साथ या हाथों के साथ, जिस तरह भी। तो ये अब इसमें हम बात करेंगे कि इसके नुकसानात क्या होते हैं, लेड पॉइजनिंग क्या करती है हमारी बॉडी के साथ। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आसिफ तौसीफ हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है लेड पॉइजनिंग के सिलसिले में। मेटल है जो कि मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारे बदन के अंदर जाता है और उसकी वजह से मुख्तलिफ जो है उसके इफेक्ट होते हैं। इस पर बात चल रही है डॉक्टर साहब से। हम बात ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि कौन कौन से ज़राए हैं जिनके ज़रिए जो है ये लेड हमारे बदन में जाता है। उस पर डॉक्टर साहब ने कुछ बहुत सी चीज़ें बल्कि गिनवाई हैं, और भी पूछते हैं डॉक्टर साहब, और भी सोर्सेज हैं जिनको हम जिक्र कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो वाटर है। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर हमारा। ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है। तो जो उन इलाकों में जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर लेड पाइप्स के थ्रू आ रहा है तो उसमें भी एक कंटेमिनेट, खास तौर पे जब पानी गर्म होता है जी, गर्मियों में जब पानी गर्म हो जाता है तो उसके अंदर लेड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो पाइप से मिक्स हो जाता होगा, पाइप उसमें से लेड आइंस आ जाते हैं। अच्छा। इसी तरह लेड की एक्सेसरीज लगी होती हैं पाइप्स के ऊपर, उससे हो जाता है। फिर ये कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे और सारे पाकिस्तान में पानी की बड़ी कमी है जी। लोगों ने बोरिंग की हुई है जी। अव्वल तो उसको टेस्ट कराने का सवाल ही नहीं है, लोग ऐसे ही उसको पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो टेस्ट भी कराते हैं ना वो सिर्फ उसका बायोलॉजिकल टेस्ट यानी बैक्टीरिया देखते हैं उसमें। अच्छा। जबकि ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में जो लेड के लेवल्स हैं वो बड़े हाई हैं और इट्स नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो लोगों ने खुद बोरिंग की हुई है जो वो टेस्ट कराते हैं, अगर वो लेड का टेस्ट ज़रूर कराएं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने जहाँ पे बोरिंग की है वहाँ पे लेड ज़्यादा हो। तो अगर उसमें लेड है तो वो उबालने से भी बाज़-औक़ात होता है कि पता चलता है कि जी पानी जो है ना आफ्टर बॉइलिंग फिट फॉर ड्रिंकिंग है, इसलिए कि अंदर बैक्टीरिया है, इकोलाई काउंट कराता है वो ज़्यादा है उसका। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें, क्योंकि हम जो बच्चे देख रहे हैं उनके अंदर ये वाली फाइंडिंग्स लेड पॉइजनिंग की बाज़-औक़ात नज़र आती हैं। अच्छा। आपने देखा होगा बच्चों के ना दांतों के ऊपर काला निशान, गम्स के ऊपर काला निशान आपको, या गम्स काले हुए होते हैं, बिल्कुल, ये लेड पॉइजनिंग की वजह से होता है। अच्छा, ठीक है ना। फिर ये कि जो एनीमिया हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, और जब एनीमिया होगा तो बच्चे फिर वो इंजेस्ट भी करेंगे। तो पानी में एक तो पानी जब टेस्ट कराएं तो उसको लेड के लिए भी टेस्ट कराएं। अच्छा, ठीक है। फिर ये है कि जो जिन बर्तनों में खा रहे हैं वो ग्लेज्ड होते हैं उससे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है जो ग्लेज्ड होते हैं। सही है। ठीक है। और इसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स यूज़ होते हैं, अब सुरमा जो बाज़ार में मिल रहा है उसके अंदर ज़्यादातर सुरमा वो है जिसके अंदर लेड की मिलावट है। अच्छा। और सिंदूर जो होता है ये होता ही लेड कंपाउंड है, और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के अंदर लेड है। अच्छा। बहुत सारी हर्बल मेडिसिन में लेड है। ओहो। बहुत सारे जो मसाले हैं उनके अंदर लेड शामिल किया हुआ है। ये तो हर चीज़ में डॉक्टर साहब इसका मतलब जी। लेड जो है ये पेट्रोल में वैसे नहीं होता था, ठीक है, ये नेचुरल
पेट्रोल का ये नेचुरल वो नहीं है पार्ट। ठीक है, 20th सेंचुरी में देखा गया कि अगर इसके अंदर लेड शामिल किया जाए तो एफिकेसी व्हीकल की बेहतर हो जाती है। अच्छा। तो उसको शामिल किया गया था। तो अभी तक जो है वो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, इवन ये कि अमेरिका में भी कुछ हद तक लेडेड पेट्रोल यूज़ हो रहा है। तो पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान में भी ये लॉ बना हुआ है, लेकिन जितना स्मगल होकर पेट्रोल आ रहा है और वैसे भी जो बीच में आ जाता है वो लेड वाला होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इसके, इसकी वजह से लेड पॉइजनिंग होती है। तो ये तो फिर डॉक्टर साहब बहुत से सोर्सेज से हम उसको अपनी बॉडी में बैटरियाँ होती हैं, लेड बैटरीज होती हैं, ऊपर जो लेड की कोटिंग होती है उसमें, जी, ठीक है। जब वो सेल जो है ना वो वीक हो जाता है तो लोग कहते हैं कि उसका टोटका है कि उसको दांत में चबा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे चबाते हैं तो वो चल पड़ता है 1-2 दिन के लिए। और आप बताइए कितना डेंजरस है। नहीं तो लेकिन उसके ऊपर कवर जो होता है वो कवर देखिए एक तरफ से तो वो खुला हुआ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, ऐसे ही है। लेकिन हमें तो नहीं पता होता कि ये लेड है और इससे इतना नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तो क्या करें डॉक्टर साहब ऐसी कंडीशन में? ये तो फिर बहुत से सोर्सेज हैं। पहले फिर इसके जो अंदर जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि बच्चों में ये तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है इसकी। जब बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी होती है तो उसका स्टमक जो है ना वो तैयार हुआ होता है मेटल को एब्जॉर्ब करने के लिए, आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए। वो आयरन को एब्जॉर्ब क्या करेगा, वो लेड को भी साथ, लेड को भी बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है। ओहो। और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो है बड़ों में जो है वो 45% एब्जॉर्प्शन है, बच्चों में 100% एब्जॉर्प्शन। और फिर ये है कि बच्चों का जो जब ये एब्जॉर्ब होता है बॉडी में तो जाके बोन में बैठता है, बोन में जाके रिलेटिवली इनर्ट हो जाता है, यानी उसका पार्ट बन जाता है। हाँ, इनर्ट हो जाता है, इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा। तो लेकिन होता क्या है, होता ये है कि बच्चों में बोन मैस कम है, ठीक है, इसलिए सर्कुलेशन में ज़्यादा रहता है। सिर्फ जो है ना 30-40% जाता है बोन में, बाकी ब्लड सर्कुलेशन में रहता है और तमाम सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। तो ये फिर बुलेट्स जो होती हैं ये भी लेड की होती हैं, ठीक है। अब बुलेट्स बाज़ औक़ात रिटेन हो जाती हैं, किसी ऐसी जगह चली जाती है जो निकालते नहीं है। फिर ये कि छर्रे जो होते हैं, जो छर्रे वाली गन होती है उसमें तो बहुत सारे छर्रे निकलते हैं, वो भी गन होती है इसमें बहुत सारे छर्रे निकलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब वो छर्रे जो होते हैं वो भी लेड के होते हैं। अगर वो किसी भी मसल के अंदर एम्बेड हुए हुए हैं, ऐसे कुछ बात है, तो वहाँ से वो डिज़ोल्व होता रहता है लेड, और वो उसका एक जो है वो लेवल बनता है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि वर्ल्ड में 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड, अच्छा, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, ठीक, लेड की वजह से, लेड की वजह से। और कराची में एक स्टडी हुई है जो आगा खान यूनिवर्सिटी में हुई है, उसमें उन्होंने 3 साल से 5 साल तक के बच्चों के लेड के लेवल्स चेक किए, ठीक है। 80% बच्चे जो हैं वो लेड इफेक्टेड है, उनके 10 माइक्रोग्राम तक है, जिससे उनका IQ कम हो रहा है। देखिए अगर IQ कम हो रहा है तो उससे बच्चे की सारी एजुकेशन इफेक्ट होगी, हर चीज़ इफेक्ट, और उसके बाद उसकी जो ब्रेड विनिंग कैपेसिटी है वो भी इफेक्ट, जारी बात है, ठीक है ना, वो कम्पीट नहीं कर सकेगा। अच्छा, तो ये बड़ा सीरियस इशू है, इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। तो लेकिन जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने अभी सोर्सेज इतने ज़्यादा गिनवाए हैं, तो ये तो फिर हम लोगों को खुद ही आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि किस किस चीज़ को बंद करेंगे। यानी अगर हमको लेजिस्लेशन करते हैं, पता है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम इसके प्रिवेंशन में आते हैं तो फिर हम बात करते हैं कि हम इसके लिए क्या क्या। देखिए ना, हम सिर्फ ये जो हम सबसे ज़रूरी बात वो है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, यानी अवेयरनेस फैला रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले, पेट्रोल पंप वालों को पता चले, जो दूसरे हैं पेट्रोल को डील कर रहे हैं, जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हैं, भाई वो अपने गंदे हाथों से खाना ना खाएं, कम से कम वहाँ बैठ के जहाँ पे अपने काम कर रहे हैं वहाँ पे ना खाएं। जो रेडिएटर के वर्कर हैं वहाँ बैठ के खाना ना खाएं, कम से कम मास्क लगाएं। हमारे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं वो मास्क लगाएं। जो ठेले वाले जो रोड पे सारा दिन खड़े हुए हैं और वहाँ पे वो गैसोलीन के फ्यूम्स हैं वो मास्क लगाएं। टैक्सी ड्राइवर हो गए, पड़ सकता है इससे, बिल्कुल। फिर ये है कि हम अपनी जो जगह है उनको पक्का करें ताकि डस्ट ना हो, डस्ट से बचें। अच्छा, डस्ट से भी, तो डस्ट में है ना, अर्थ क्रस्ट में है तो डस्ट में भी है, वहाँ से भी बाई एयर जो है वो एयर है। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब इफेक्ट होते हैं इसके हमारी बॉडी पे? हाँ, इफेक्ट इसके ना पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो नर्वस सिस्टम होता है। अच्छा, सबसे पहले तो आपका IQ कम हो जाता है, सबसे जो बुरी बात है। फिर आपकी मेमोरी इफेक्ट होती है। अच्छा, फिर आपकी नर्व्स इफेक्ट होती हैं। और अगर कोई जो काम कर रहा है
अब फैक्ट्री वर्कर्स को होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, जो इसकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ पे लेड की चीज़ें बन रही हैं, लेड की मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे तो एक्यूट भी हो सकती है और उससे एनसेफेलोपैथी और डेथ भी हो सकती अच्छा। है, कोमे में जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्रॉनिक होती है। ठीक है। क्रॉनिक के अंदर ये होता है कि हेडेक रहता है बंदे को, ओहो। हीमोग्लोबिन उसका कम हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से, और फिर ये कि जो नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, फुट ड्रॉप हो जाता है नर्व्स की वजह से, नर्व पे जो इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ठीक। और उसके बाद ये कि ब्लड का, जैसे मैंने बताया, फिर बोन्स पे इफेक्ट होते हैं, ठीक है। बोन जो है वो कमज़ोर हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है। ऐसे बच्चों को जब एक्सरे करते हैं उसके अंदर लेड लाइन नज़र आती हैं, ठीक है, वो लेड अच्छा। लाइंस होती, लेड नहीं है, वो होता कैल्शियम है, अच्छा लेकिन ये कि वो लेड लाइंस इस बात को शो करती हैं कि लेड पॉइजनिंग हो रही है। ठीक है। तो शॉर्ट स्टैचर हो जाता है, कद छोटा रह जाता है, और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, रीनल फेलियर हो जाता है, ओहो। और रीनल फेलियर के साथ साथ वहाँ पे जो है यूरिक एसिड ज़्यादा जमा होना शुरू होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, यूरिक एसिड ज़्यादा होता है और भी चीज़ों को, इसी वजह से हाइपरटेंशन भी होती है, इसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकते हैं, हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, तो और अच्छा। आपकी एंडोक्राइन सिस्टम सारा इफेक्ट होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, थायराइड इफेक्ट होता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, अच्छा। ठीक है ना। तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो बचाओ। इफेक्ट ना हो रहा हो, सारे सिस्टम। इवन ये कहते हैं जी मेलिग्नेंसी भी हो सकती है, लेकिन उसके ह्यूमंस में नहीं है, रैट्स में उसका एविडेंस है, ह्यूमन में अभी एविडेंस नहीं आया कि अच्छा। मेलिग्नेंसी भी इससे होती है। ठीक है। तो ये वो सारे सिस्टम हैं जो इफेक्ट होते हैं सही। हर तरह से, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। सही। तो ये अब आपके ख्याल में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही है कि हम चीज़ों को रिकग्नाइज़ करें, देखें कि किन चीज़ों में है और उनसे बचें। देखिए, जिसमें भी, जहाँ पे आपको थायराइड के केसेस मिल रहे हैं और जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है, जिस तरह बच्चे आपको मिल रहे हैं जिनको है, एक तो आप आयरन डेफिशिएंसी को ट्रीट करें। ठीक है। जब आप आयरन देते हैं, कैल्शियम देते हैं, जिंक देते हैं, तो वो इससे compete करता है एब्जॉर्प्शन में, हाँ। तो ठीक। इसकी जो टॉक्सिसिटी है और इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, कम हो जाएगी। ठीक है। कम हो जाएगी। सही है। और जो आयरन डेफिशिएंसी वाले हैं उनका पाइका ठीक होगा तो वो फिर मिट्टी भी नहीं खाएंगे, बिल्कुल तो सही। मिट्टी नहीं खाएंगे तो इस तरह से भी रुक जाएगा। तो हमारे यहाँ जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बेतहाशा है, सही। और उसकी बड़ी वजह जो है वो वॉर्म्स है, पेट के कीड़े हैं, अजब। ठीक है ना। ठीक। पेट के कीड़ों को हमें ट्रीट करना चाहिए, सही। वक्त पे ट्रीट करना चाहिए। एवरी 6 मंथ्स हर शख्स को आप पेट के कीड़ों की दवाई लेनी चाहिए। अच्छा। इतने कॉमन है पेट के कीड़े। हमारे असल में यहाँ। बात ये होता है, बच्चों में तो सिम्टम्स आते हैं, बड़ों में नहीं आते, ओहो। ठीक है। तो होता ये है कि जब तक हम, उसूल ये है कि पूरी फैमिली को ट्रीट करें, जी। सिर्फ बच्चे को नहीं ट्रीट करें, बिल्कुल। ठीक है। और फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करें। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करेंगे तो आयरन जो जा रहा होगा वो उसकी एब्जॉर्प्शन में भी उसके साथ compete करेगा, एब्जॉर्ब नहीं होने देगा लेड। ठीक है। और जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक हो जाएगा तो पाइका यानी परवर्जन ऑफ टेस्ट और जो मिट्टी खाने वाला कैरेक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब शुक्रिया, अब गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, छोटा सा वक्फा लेने हमने यहाँ पर। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुने डॉक्टर आसिफ तौसीफ की। डॉक्टर साहब लेड पॉइजनिंग के सिलसिले में आज बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है लेड पॉइजनिंग का वीक मनाया गया है, जिसमें बताया गया कि कहाँ किस किस सोर्सेज से जो है लेड हमारे बदन के अंदर जाता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया अपनी गुफ्तगू में कि हमारा बदन का, जिस्म का कोई सिस्टम नहीं है जिसके ऊपर लेड पॉइजनिंग का इफ़ेक्ट ना होता हो। और न्यूमरस डॉक्टर साहब ने सोर्सेज गिनवाए जिनके थ्रू लेड पॉइजनिंग या लेड जो है हमारे बदन के अंदर जा रहा होता है। तो ये बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है। और एक जो चीज़ डॉक्टर साहब ने जो गिनवाई कि भाई जिसकी वजह से IQ बच्चों का कम हो रहा है, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। छोटा सा वक्फा लेंगे यहाँ पर, फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आसिफ तौसीफ हमारे यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बात करें लेड पॉइजनिंग के सिलसिले में, और डॉक्टर साहब ने सोर्सेज के बारे में बताया, क्या इफ़ेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे, उस सिलसिले में भी डॉक्टर साहब ने बात की। और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि जनाब कैसे इसके टेस्ट क्या मौजूद हैं, टेस्ट करवाया जा सकता है, डॉक्टर साहब कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे इसे हम? उसमें ये होता है कि पहले तो हमने क्लिनिकली देखते हैं, अगर बच्चे के अंदर कोई थायराइड का प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रोथ का प्रॉब्लम आ रहा है, स्टंटेड ग्रोथ है, ठीक है, और हम देखा कि हमने उसके ऊपर कोई काले निशान आ रहे हैं गम्स के ऊपर और दांतों के ऊपर, ठीक है, और या वैसे किसी और काम के लिए एक्सरे कराया था, ठीक है, तो उसमें हमें एक्सरे के अंदर लॉन्ग बोन्स के अंदर जो है वो रिंग नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, वाइट रिंग्स नज़र आ रहे हैं जो कि इसको शो करते हैं लेड पॉइजनिंग, तो फिर हम उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है। वैसे इसमें सिंपल जो टेस्ट होता है ना, ब्लड CBC या CP हम करते हैं, तो उसके अंदर पता चल जाता है। ठीक है। कैसे पता चल जाता है कि उसके अंदर जब आप पेरिफेरल स्मीयर करते हैं तो उसके अंदर आपको ना ब्लू स्टिपलिंग नज़र आती है, ठीक है, यानी कुछ जो RBCs होते हैं उसमें कुछ ब्लू निशान नजर आते हैं। अच्छा, ब्लू स्टिपलिंग वो और भी बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, इसमें भी होते हैं। ठीक है। तो अगर ये कि स्टंटेड ग्रोथ है, कद छोटा रह गया है या और कोई ऐसी मसला आ रहा है, तो वो फिर हम सस्पेक्ट करते हैं तो देख लेते हैं। ठीक है। फिर ये है कि उसके और भी टेस्ट हैं, ब्लड लेवल्स भी किए जाते हैं, लेकिन वो बड़े सोफिस्टिकेटेड टेस्ट हैं, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, उनमें होने में भी देर लगती है। ठीक है। तो जब आप सस्पेक्ट कर रहे हैं और ऐसा कुछ आया तो फिर आप भेज सकते हैं टेस्ट को। सही। तो क्या ये डॉक्टर साहब नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारे यहाँ के डॉक्टर्स अगर इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स देखें तो वो रेफ़र करते हैं या नहीं, इसको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती? देखिए, बात अवेयरनेस की है। ठीक है। इसके बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस पहले नहीं थी। ठीक है। ठीक है, अब अवेयरनेस फैलाई जा रही है, ठीक है ना। हाँ, हमें पता था जब हमने पढ़ा था कि जी ये होता है, लेकिन कोई ऐसा हम उसके लिए वो करते नहीं थे, रेमेडी नहीं थी, रेमेडी नहीं थी, ठीक है। हमें इतना पता भी नहीं था कि इसके लिए हमने क्या करना है। सही है। तो अगर ऐसे हैं बच्चे तो उनको और अपनी कुछ कर सकते हैं। देखिए, इसमें ये होता है कि इसकी ट्रीटमेंट्स हैं उसमें कीलेशन करते हैं, लेकिन कीलेशन होती है जो बहुत ज़्यादा वो होते हैं, ठीक है ना, उस सूरत में कीलेशन की जाती है। ठीक है। तो इतने लेवल्स के ऊपर अगर 10 माइक्रोग्राम है तो आप यही करते हैं कि आप कैल्शियम, आयरन और जिंक ये देते हैं बच्चे को। ठीक है। तो उससे जो है ना वो बेहतरी आ जाती है, उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, इन चीज़ों की कम्पीट करती है। तो वो और फिर ये कि जितने सोर्सेज हैं देखते हैं भाई कहाँ से, अगर ऐसा बच्चा है वो बोरिंग का पानी पी रहा है तो हम कहते हैं जी बोरिंग के पानी को टेस्ट कराओ। अच्छा। जितने मेरे पास बच्चे शुरू से आते हैं उनको ये ज़्यादातर यही पता चलता है कि वो घर की बोरिंग का पानी पी रहा है। अच्छा, वहाँ से लेड पॉइजनिंग। तो वहाँ से लेड, क्योंकि छोटे बच्चों में ज़्यादा, वो कहते हैं कि हम सारे पी रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हो रहा। तो बात की जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें 5 गुना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है बच्चों के अंदर। सही है। ठीक। और फिर बच्चों के अंदर फिर उसका इफेक्ट भी ज़्यादा है। ठीक है। उनका IQ भी बहुत इफेक्ट होता है। अच्छा, कैसे डॉक्टर साहब आप प्रिवेंट करें इसको? हाँ, उसमें ये है कि देखिए हमने इसके जितने सोर्सेज हैं ना उनसे वहाँ से इसको रोकना है, और दूसरा हम जो प्रिवेंशन करनी है कि इसको इंजेस्ट ना हम करें। ठीक है। ठीक है ना। सबसे पहली सबसे जो एनवायरनमेंट में आ रहा है वो आ रहा है पेट्रोलियम से आ रहा है, ठीक है, और फैक्ट्रीज से आ रहा है। ठीक है। फैक्ट्रीज में ऐसे एक तो फैक्ट्रीज को वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि वहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना वो इफेक्ट ना हो। ठीक है। और फिर उनको प्रॉपर मास्क वगैरह देने चाहिए। ठीक है। ठीक है। फिर उनका एनुअली या 6 मंथली उनके लेवल्स होने चाहिए। ठीक है। अभी एक स्टडी आई है जिसके अंदर फैक्ट्री वर्कर्स के पाकिस्तान में लेवल्स किए गए हैं जो 62 माइक्रोग्राम तक है। अच्छा। इसका कोई भी लेवल सेफ नहीं होता। ठीक है। और अगर किसी का जो लेवल है वो 40 से ज़्यादा हो तो उसको जॉब चेंज की जाती है। और जो इसका फैक्ट्री वर्कर्स के अंदर लेड, फैक्ट्री के वर्कर्स के अंदर जो इसका है कि भाई इतना हो तो कुछ ना कहें, वो 10 माइक्रोग्राम है। तो ये 62 माइक्रोग्राम कितना ज़्यादा है, और कोई स्टेप नहीं लिया गया, कोई स्टेप नहीं लिया गया। ठीक है। तो ये एक स्टडी आई है जो कि उनकी वर्कर्स के बारे में जी। ये या तो माइनर्स के अंदर होता है जहाँ पे माइनिंग हो रही है इसकी, हाँ ठीक है ना, या फिर जहाँ पे स्मेल्टिंग हो रही है, इसकी वेल्डिंग हो रही है, इसकी बनाया जा रहा है धात को। ठीक है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा। और फिर ये है कि ऐसे फिल्टर्स, ऐसे प्रोसेसेस लगाने चाहिए ताकि इसके जो वेपर्स हैं वो हवा में ना जाए। ठीक है। इसके पार्टिकल्स जो है वो ना। फिर ये कि हमें अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। एनवायरनमेंट को क्लीन करने का सबसे बड़ा जरिया है कि आप ट्रीज लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनवायरनमेंट को ग्रीन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आबोहवा साफ़ हो। बिल्कुल सही। फिर ये है कि ग्रास लगाएं।
हाँ, मट्टी ना जितनी उड़े। भी जगह, ताकि मट्टी ना उड़े। या उसको पक्का करें या या ग्रास पक्का लगाएं। करें या उसको ग्रास लगाएं। ग्रास लगाना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बिल्कुल हेल्दी बात है, बिल्कुल। ठीक है ना, नेचुरल बात है, ठीक है। तो अगर हम ग्रास ग्रो करते हैं, जैसे घर के लॉन्स वगैरह हैं उसमें, और फिर ये कि जो आप सफाई करते हैं, तो हमारे यहाँ क्या सफाई होती है कि जी उसको ऐसे करके ना झाड़ते, झाड़ने से वो और हवा में जाती है, फिर थोड़ी देर बाद बैठ जाती है वो। हमेशा वेट क्लॉथ से मॉपिंग करें। हाँ, ठीक है। वेट क्लॉथ से, झाड़ू भी ना दें, उसको भी उससे करें। झाड़ू देने से भी हवा में उड़ता है, फिर आपके अंदर आप इनहेल करते हैं। जब आप डस्टिंग करते हैं ड्राई क्लॉथ के साथ, तब भी वो हवा में आता है, या झाड़ते हैं उसको तब भी और हवा में आता है। तो अच्छा ये है कि आप वेट क्लॉथ के साथ वो करें। फिर ये है कि बच्चे जो हैं, जो मुंह में टॉयज़ लेने की जो उम्र होती है उनकी 2 ईयर्स 3 ईयर्स तक, ठीक है ना, जब उनके दांत निकल रहे होते हैं, तो उनको वो टॉयज़ ना दें जो पेंटेड होते हैं, उनको वो टॉयज़ दें जो पेंटेड ना। और बच्चों को ये पेसिफायर या जो चुसनी देते हैं, ये बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, इसके तो और बहुत नुकसान वैसे ही बहुत नुकसान आते हैं, ठीक है बिल्कुल ना। ऐसे। और फिर वो गिरती है उसको, और अगर आपने देनी है तो कम से कम उसको साफ करें, उसको कवर लगाएं, उसको बार बार धोएं। ठीक है। सबसे ज़्यादा हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट है। आप जब भी खाना खाएं, हाथ धो के खाना खाएं, ठीक है ना। अब हमारे जो पेट्रोल पंप पे जो लोग ना हाथ धोते हैं, उधर ही पेट्रोल पंप से अभी तो काम कर रहे हैं, साथ ही खाना मंगाया हुआ, साथ ही खाना खा रहे हैं। सही है। ये मैकेनिक्स वगैरह जो हैं, मैकेनिक्स का भी यही है, वो सही तरह हाथ भी नहीं धोते, ठीक है ना। ऐसे ही थोड़े बहुत हाथ धो के, तो क्योंकि वो जब तक तेल से ना धोएंगे तो जाहिर बात है वो तो कालक में लगी होती है, पक्की हुई होती है। ठीक है। फिर ये जो काम कर रहे हैं, मास्क इस्तेमाल करना चाहिए इनको, ठीक है, ताकि इनहेल ना करें उसको। सही है। इसी तरह जो रेडिएटर्स का काम कर रहे हैं, उनको भी वो करना चाहिए, ठीक है। फिर जितने बच्चे हैं जिनको आयरन डेफिशिएंसी, उनको हमें पूरी तरह ट्रीट करना चाहिए, उनके वॉर्म्स को भी ट्रीट करना चाहिए, बड़ों को भी ट्रीट करना चाहिए। सही है। ठीक है। फिर हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो मतलब ये कि पानी जो है वो पीने का, जिस वक्त गर्म पानी, बाज़ का जब गर्मी के अंदर गर्म पानी लेड के पाइप से लगे हुए, या आपका लेड का पाइप नहीं है लेकिन पीछे से जो आ रहा है वो लेड के पाइप से आ रहा है, बिल्कुल। तो आप वो गर्म पानी जो है पीने के लिए ना इस्तेमाल करें इस वक्त। और जब पानी इस्तेमाल करें तो जो खड़ा हुआ पानी है उसको ना इस्तेमाल करें, थोड़ा सा उसको फ्लश करें, उसके बाद पानी लें पीने के लिए, तो उसके अंदर फिर लेड कम होगा। ठीक है, वो फ्लो में आ जाएगा पानी। फ्लो में आ जाएगा पानी। ठीक है, सही। इसी तरह से जो फिश है वो रिवर की फिश इस्तेमाल करें, जो सी की फिश है उसके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं लेड की पॉइजनिंग के। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, ये फैक्ट्रीज वगैरह से कहते हैं कि जो इसका ये फाजिल मवाद जो निकलता है उसमें भी कहते हैं इस तरह के केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो उस पर भी कोई रोकथाम की जाती है? उस पर देखिए, हमें ज़रूरत ये है कि हम जो हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनको काम करना पड़ेगा, चेक करें क्या निकल रहा है, चेक भी करें और फिर कुछ उनको उसका मुतबादिल बताएं। हाँ, कि वो क्या करें, मेथड बताएं कि भाई इसको आप ये कर लो, और वो हो भी सस्ता। उन्होंने भी चलाना है फैक्ट्री, कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी उनकी, वो कॉस्ट तो नहीं बढ़ाएंगे अपनी चीज़ की, ठीक है ना। अब ये है कि जो पाइप्स हैं जैसे कि लेड के पाइप, उसका मुतबादिल आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और इस तरह पीवीसी जो इंडस्ट्री है, पीवीसी पाइप इंडस्ट्री, उधर भी लेड इस्तेमाल होता है। अच्छा, पीवीसी पाइप्स में भी इस्तेमाल होता है, तो उसको भी उसका हर जगह यूज़ हो रहे हैं, हर चीज़ में यूज़ हो रहे हैं। उसका मुतबादिल हमारी जो रिसर्च वाली जो एजेंसीज हैं उनका काम है कि उसकी रिसर्च करके उसका मुतबादिल उनको दें। सही, क्योंकि वैसे लेजिस्लेशन करने से कोई बात नहीं आएगा। सही है, दोनों साइडों को हमें देखना पड़ेगा, दोनों साइडों को। सही। तो यार डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट क्या होता है अगर कोई इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है या हमने लेड को कम करना है बॉडी में? उसमें ये है कि देखें, पहला तो यही है कि आप कैल्शियम और ये सारी चीज़ें देते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कोई एक्यूट पॉइजनिंग हो गई, मतलब ये कोई काम कर रहा था या बच्चे ने बहुत ज़्यादा जो गिरा हुआ पेंट है वो खा लिया है, ठीक है, और वो हमें पता है कि अभी घंटा हुआ है मेदे में, तो वो हम वॉश कर देते हैं उसको। अच्छा, ठीक है। तो उससे निकल जाता है, वो एक्सरे में भी आ जाता है। अच्छा, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो लेड जो है वो क्योंकि रेडियो ओपेक होता है, तो आपको नज़र आ जाता है, आप करते हैं तो उसमें भी नज़र आ जाता है। सही है। इसी तरह से लेड के मुझे याद है कि जिस वक्त हम पाइवे की तैयारी कर रहे थे फाइनल ईयर में जी, तो शाम को तैयारी कराते हैं ना, तो एक्सरे दिखाया कि जी ये एक्सरे था हाथ का, उसके अंदर छर्रे लगे हुए थे। अच्छा, ठीक है। तो हमने कहा जी ये तो छर्रे हैं जी, पता चल गया हमें। तो कहते हैं बताओ इसका इलाज क्या है, इसको निकालेंगे? कहते हैं नहीं, ये नहीं कहना कि इसको ऐसे छोड़ देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसको निकालने की। उस वक्त ये प्रोटोकॉल था। अच्छा, अब प्रोटोकॉल ये है कि आप उसको नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि आप लेड के अगर छर्रे अंदर छोड़ देंगे
तो वो डिजॉल्व होते रहेंगे। रहेंगे और उसके बिल्कुल। साथ लेड टॉक्सिसिटी होगी। तो अच्छा। अगर कोई भी ऐसा है, किसी को बुलेट या कोई ऐसे लेड के छर्रे लगे हुए हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कह रहे होते, हाँ बिल्कुल, तकलीफ कोई उसको नहीं निकालना होगी। शायद नुकसानदेह होता है, इस वजह से वो छोड़ देते थे पहले। हाँ सही है। लेकिन इसको निकालना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, सही है। और अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है ना, और सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए, सही है। डस्ट का बहुत ख्याल मास्क रखना वगैरह चाहिए, लगाएं, सही। और फिर ये कॉस्मेटिक्स ऐसे जो हैं वो ना इस्तेमाल करें। हर्बल चीज़ें वो इस्तेमाल करें जो आपको समझ आ रही हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स आपको पता है। बिल्कुल सही। ऐसी अननोन चीज़ें ना इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारी हर्बल चीज़ों में, हर्बल मेडिसिन में, खासतौर पे जो चाइना वगैरह से आती हैं उसमें भी लेड होता है। इंडिया से जो हर्बल आयुर्वेदिक आती हैं चीज़ें उसमें भी लेड होता है। सही। बहुत सारे मसालों में भी लेड होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बड़े एक इम्पॉर्टेंट मौजू की तरफ आपने तवज्जो दिलाई, जिसमें जो है हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में और आपने इस टॉपिक को, जो पहले नहीं डिस्कस हुआ हमारे प्रोग्राम में, उसको टॉपिक को डिस्कस किया ताकि लोगों तक जो है एक मैसेज पहुँच जाए। और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर आसिफ तौसीफ़ की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं और डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ लेड पॉइजनिंग का जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन की। और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत, मैंने ये चीज़ नोट की है कि बहुत कम हेल्थ प्रोफेशनल्स या डॉक्टर्स हैं जो इनकी तरफ तवज्जो देते हैं। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर आसिफ के कि डॉक्टर साहब इसी तरह के मौजू जो कि हिडन हो सकते हैं, जिन पे बात नहीं होती, जिन पे तवज्जो नहीं दी जा रही, जैसे कि ये फार्मी मुर्गियों की डॉक्टर साहब अक्सर बात करते हैं, जो सब्ज़ियां हम लोग खा रहे हैं, डॉक्टर साहब अक्सर कहते हैं कि जी अपनी सब्ज़ियां आप अपने घर के पास उगाएं, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ। ये वो चीज़ें जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से हमारे जो हमारे फूड है उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं, हमारी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो ये हमारा काम है, इस पे हम काम करें ताकि हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए और डॉक्टर आसिफ तौसीफ़ को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।